मजीदुल्लाह खान फ़रत, सदर मजलिस बचाओ तहरीक, सूर्यापेट से तशरीफ़ लाए मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, तहरीक के दीगर क़ायदीन, नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली मोहतरम ख़वातीन, आज का जो कारकुनों का इजलास बुलाया गया है, सबसे पहले तो जो 32वां जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, 7 अक्टूबर के 7 अक्टूबर के दिन बरोज़ हफ्ता ये जलसा मुनक़िद किया जाएगा। देखते ही देखते इस जलसे को 32 साल गुज़र गए। तो मैं अभी कुछ ही देर पहले स्टेज पर बैठकर मैं ये सोच रहा था कि 32 साल का जो अरसा है ये एक मामूली बात नहीं, एक लंबा तवील अरसा हमने इस जलसे के साए में गुजारा है। मरहूम गाज़ी मिल्लत इस जलसे की बुनियाद रखी, उसके बाद में इस जलसे को मरहूम आदम मलिक एडवोकेट साहब की निगरानी में चलता रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर क़ायम ख़ान साहब और अब मौजूदा जनाब मजीदुल्लाह खान साहब फ़रत की निगरानी में इस जलसे को मुनक़िद किया जा रहा है। अल्लाह का ये फ़ज़ल रहा कि बहुत ही हमेशा से जलसा जो है बहुत ही कसमा पुरसी की हालत में, लेकिन बर्रे सग़ीर का सबसे बड़ा फ़क़ीदुल मिसाल ये जलसा होता है। इस तहरीक के प्लेटफॉर्म से अल्लाह ने बड़े बड़े मायनात मुक़र्रिरों को, सरज़मीन दक्खन के आशिक़ रसूलों को, आशिक़ रसूल जो भी हैं उनको मुखातिब किया है। हमारा मकसद ये है कि इस जलसे को मुनक़िद करने का कि जो ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल है और जो अग़ियार की नस्ल है उनको जो है इस्लाम के बारे में सही मालूमात नहीं रहने की वजह से जो डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, इस्लाम का सही मैसेज उन तक नहीं पहुंच रहा है। इस जलसे के उन्वान से हम उन तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जहां पर हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं वहां पर उन तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। उमूमन तो ऐसा होता है कि 11 रबीउल अव्वल के बाद का जो पहला हफ्ता आता है उस हफ्ते के पेश नज़र उस हफ्ते के दिन हमारा जलसा होता है, लेकिन इस मर्तबा गणेश जुलूस और 12 रबीउल अव्वल एक ही दिन आ रहा है। यानी गणेश का जो विसर्जन का है, यानी गणेश का जो जुलूस है और 12 रबीउल अव्वल एक ही दिन आ रहा है। तो 12 रबीउल अव्वल, फिर 13 रबीउल अव्वल के दिन जुमा और 14 रबीउल अव्वल के दिन हफ्ता आ रहा है। तो देखना होना तो ये चाहिए था कि हमारा जलसा उस हफ्ते को हो रहा था, लेकिन हम एक हफ्ता आगे बढ़ाकर मिलादुन नबी का जलसा कर रहे हैं जो 32वां जलसा है। क्योंकि इलेक्शन के पेश नज़र तेलंगाना में कुछ फ़िरक़ा परस्त ताकतें ये चाह रहे हैं कि तेलंगाना का माहौल ख़राब करें, हिंदू मुस्लिम फ़िसाद फैलाएं। क्योंकि पिछले 10-12 साल से जो तेलंगाना में सुकून है उस सुकून को बिगाड़ने के लिए कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर बिल्कुल ही तौर पर तैयार बैठे हुए हैं। और हो सकता है कि 11, 12, 13 रबीउल अव्वल के दिन ये लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो इस इजलास से मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ख़ास तौर पर पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि पूरे गली गली कूचों में मुसलमानों पर नित नए तरीक़ों से जुल्म किया जा रहा है। कहीं ज़बान के नाम पर, कहीं कपड़े के नाम पर, कहीं गोश्त के नाम पर, कहीं लव जिहाद के नाम पर।
तो हो सकता है कि इस 11 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल को ये गणेश विसर्जन का मौका उठाते हुए गरीब मुसलमानों पर जुल्म होगा। हमारा मुतालबा है ख़ास तौर पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कि 11 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 13 रबीउल अव्वल, मैं 13 की भी बात इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल पहले जो है गणेश विसर्जन से वापस आते वक्त भी शरपसंदी की गई थी। तो इस साल ऐसा कुछ नहीं होना है। मजलिस बचाओ तहरीक एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब भी फिसाद होता है तो गरीब मर जाता है, फिर उसको संभलने के लिए सालों लगते हैं। हालिया लॉकडाउन में आप देखें तो पता चलेगा कि लॉकडाउन के बाद से अभी तक भी कई गरीब का घर नहीं सुधरा है। मेरे पास जब प्रजा दरबार में लोग आते हैं तो आज भी कहते हैं कि साहब हम लॉकडाउन से हमारी कमर टूट गई है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये 11, 12 और 13 रबीउल अव्वल के दिन कुछ ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए। पुलिस की ये जिम्मेदारी है। पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि आप जो है ये फेस्टिवल के दिनों में, ये 11 रबीउल अव्वल के दिनों में सख्ती से नज़र रखें उन शरपसंद अनासिर पर, उन फ़िरका परस्त अनासिर पर, क्योंकि आए दिन बीजेपी के लीडर्स के कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं, छोटी छोटी सर की बातों पर बयानात दे रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा वाक़या पेश आए ताकि उस गरीब मुसलमान का नुकसान हो। ख़ास तौर पर जो अज़लाओं में पिछले 3-4 रबीउल अव्वल से, जैसा भैंसे में हो रहा है, निर्मल में हुआ है, निज़ामाबाद में हुआ है, तो इन अज़लाओं की भी पुलिस के आला अहदेदारों से हमारी गुजारिश है कि आप भी सख्ती करें और चीफ मिनिस्टर साहब जो भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई वाक़या पेश आएगा उस डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उस शहर का कमिश्नर इस गड़बड़ के लिए ज़िम्मेदार करार देना चाहिए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए अगर होएगा तो ये हमारा मुतालबा है। और ख़ास तौर पर जो लोग मेरे अपने नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है कि अगर कोई शरपसंदी करेगा तो आप सब्र करें और इस शहर के माहौल को बिगड़ने से बचाना हमारी भी ज़िम्मेदारी है, हमारे नौजवानों की ज़िम्मेदारी है, हमारे बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी। तो ये चंद अल्फाज थे कि इस इजलास से मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, तमाम तहरीक के कारकुनों, ये 3 दिन आप लोग भी चौकन्ना रहें। कहीं पर भी कोई भी किस्म का अगर शरपसंदी करने की कोशिश करेंगा तो आप इमीडिएट मुझे इत्तला करिए, हम जो है पुलिस के आला अहदेदारों को इत्तला करेंगे, उस माहौल को बिगाड़ने से हम बचाएंगे। क्योंकि तहरीक के तमाम ज़िम्मेदार फॉलोअर्स जो है वो गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब को मानने वाले हैं। वो कभी नहीं चाहते थे कि शहर का अमन बिगड़े। अगर आप लोग सच्चे आशिक है रसूल है, आप लोग सच्चे अमानुल्लाह खान साहब के फॉलोअर्स है, तो ये आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि शहर के माहौल को बरकरार रखें। अब रही बात आने वाला इंतखाबात है तेलंगाना में, तो तहरीक कोशिश कर रही है कि आने वाले जो तेलंगाना के इंतखाबात है, ये तेलंगाना के इंतखाबात में इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक बन के यानी 92 से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा सीट इस मरतबा हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें तो पता चलेगा कि तेलंगाना की जो हालात है पूरी, तेलंगाना का मुसलमान, ख़ास तौर पर तेलंगाना का दलित, तेलंगाना का जो BC SC ST तबका है, वो जहाँ पर TRS से नाराज़ है वो कांग्रेस से भी नाराज़ है। तो आज देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 8 साल का अगर आप TRS की दौर निकाल कर देखें तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ दिलाज़री की गई,
जो वादे किए गए मुसलमानों के साथ, 12% रिजर्वेशन का वादा किया गया, वो वादा मुकम्मिल नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड कमिश्नरेट का वादा किया गया, वो वादा मुकम्मिल नहीं हुआ। 4%, 12% दूर की बात है, हमारा 4% घट के 3% हो गया। तकरीबन 120 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो फीस रीइंबर्समेंट स्कीम नहीं आने की तरफ से अक़लियतों के इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए। हमारे बच्चे पढ़ने से महरूम हो गए, इंजीनियर बनने से महरूम हो गए। वक्फ की जायदादों की तबाही अगर आप देखेंगे, कमिश्नरेट का वादा किया गया था, लेकिन पिछले 7 साल से वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम लाख है। हाई कोर्ट आखिरी में मुसलमानों को मजबूर होकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हाई कोर्ट ने आर्डर दिया कि 1 हफ्ते के अंदर वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा खोले। लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो रिकॉर्ड रूम को लाक डालने से मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ। आपको मैं 2-3 मिसाल दूंगा इसमें कि जो करोड़ों रुपए के जो ज़मीनों पर जो MNCs कंपनियों का जो कब्ज़ा है, जैसा आप जानते हैं कि जो दरगाह की जो ज़मीन का जो फ़ैसला आया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है वो दरगाह का, हुसैन शाह वाली दरगाह का हाल ही में जो फ़ैसला आया, कम से कम 35,000 करोड़ की जो दरगाह हज़रत हुसैन शाह वाली की, वो केस आप हार गए। आपके वकील वक्फ बोर्ड के वकला जाकर अदालत में आपके मौक़ूफ़ को नहीं रख सके, इसलिए कि आपका वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम लाक था। तो मैं एक मिसाल दिया कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को लाक करने से मुसलमान 35,000 करोड़ की ज़मीन हम खो दिए। और वो केस जो है कोई लैंड ग्रैबर या वक्फ बोर्ड का नहीं था, वो केस था गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड। आपकी ज़मीन, आपके आबाजात की ज़मीन, 35,000 करोड़ की ज़मीन, तकरीबन मैं समझता हूँ कि करीब 50-60 एकड़ कुछ ज़मीन है, वो ज़मीन का केस आप लोग हार गए। ये एक छोटी सी मिसाल है। ऐसे तकरीबन ये 5 साल में 15 से 20 बड़े बड़े केसेस वक्फ बोर्ड हार गया। आप बातें तो बहुत होती हैं, मुखालिफिन बोलिए या वो जो TRS के चमचे हैं बोलिए, आप BRS के चमचे हैं बोलिए, जब आप इनको आईना बताते हैं हक़ाइक़ का, जो BRS की गवर्नमेंट के रूल में आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इस पर अगर आप आईना बताते हैं। 8 मस्जिदों को शहीद किया गया। आज की तारीख़ तक आप जाकर देखें तो पता चलेगा कि एक खाना मस्जिद की तामीर नहीं हुई। वहाँ पर वो ब्रिज का पिलर मस्जिद के दामन में, जहाँ पर मस्जिद के मुकाम पर पिलर को डाल दिया गया। तो आपके मुखालिफिन आकर ये बोलते कि भाई सेक्रेटेरिएट में ज़बरदस्त मस्जिद बना दिए चीफ मिनिस्टर साहब। यकीनन चीफ मिनिस्टर साहब सेक्रेटेरिएट में मस्जिद बनाए। उस दिन मीटिंग में, दारुस्सलाम में मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी साहब से एक सवाल किया गया। एक रिपोर्टर ने सवाल किया, गैर मुस्लिम रिपोर्टर ने सवाल किया, पंखा, एक गैर मुस्लिम रिपोर्टर ने यह सवाल किया कि आप ये गारंटी कैसा दे सकते हैं कि मस्जिद उसी मुकाम पर बनी है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के बाहर मस्जिद बनी। ये 2 मसाजिद के बारे में कई लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि आम पब्लिक सेक्रेटेरिएट नहीं जाती। मैं पिछले 20-25 साल से सेक्रेटेरिएट आना जाना है, गाज़ी मिल्लत के साथ हम जाते थे। तो पहले जो सेक्रेटेरिएट की मस्जिद दफातिर जो थी, वो मस्जिद दफातिर निज़ाम के दौर में बनाई गई थी। सेक्रेटेरिएट जो है निज़ाम का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस था वो। तो मस्जिद दफातिर यानी मस्जिद मोहम्मदिया भी बोलते थे उसको, जो निज़ाम के एम्प्लॉइज़ काम करते थे वो लोग नमाज़ पढ़ते थे। तो जो CM का पुराना ब्लॉक था, जो NT रामाराव यानी 17 चीफ मिनिस्टर उसमें बैठे, चंद्रबाबू नायडू भी CM बनने के बाद में कुछ दिन तक वहाँ पर बैठे, वो मस्जिद उसके करीब में थी।
बिल्कुल वो यानी हम जहाँ पर गाड़ी पार्क करते थे, अक्सर मैं गाजी मिल्लत मरहूम अमानुल्लाह खान साहब के साथ जाता था, तो हम जब गाड़ी पार्क करते थे वॉकेबल डिस्टेंस पे वो मस्जिद होती थी। वो मस्जिद उसके बाद में सेक्रेटेरिएट के बाजुक में एक स्लम बस्ती थी, यानी मुसलमानों की एक स्लम बस्ती थी, उसको अक्वायर करके वहाँ की 3 एकड़ ज़मीन को अक्वायर करके चंद्रबाबू नायडू के दौर में जब मस्जिद का एक्सटेंशन किया गया, सेक्रेटेरिएट का एक्सटेंशन किया गया, सी ब्लॉक समथा बिल्डिंग जिसको बोलते हैं उसकी तामीर की गई थी, जो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, उसके बाद में किरण कुमार रेड्डी, रोशा जो बैठते थे, केसीआर साहब भी उसके अंदर कुछ दिन तक बैठे। तो उस बस्ती में बस्ती थी, वो बस्ती में एक मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद हाशमी। ये मस्जिद से और वो मस्जिद तकरीबन बहुत दूर थी, और वो मस्जिद जब सेक्रेटेरिएट बनते वक्त चंद्रबाबू नायडू उस मस्जिद को शहीद कर दिए थे। बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट जब आई, राजशेखर रेड्डी साहब वादा किए थे कि हम उस मस्जिद को बनाएंगे। जिस दिन राजशेखर रेड्डी पहले दिन जब सेक्रेटेरिएट गए थे एज ए चीफ मिनिस्टर, उस दिन उसकी बुनियाद पड़ी थी और बेहतरीन खूबसूरत मस्जिद बनाई गई थी। ये मस्जिद जो है मस्जिद दफातिर, उसका मुरब्बा था तकरीबन 270 स्क्वायर यार्ड, जो दर्जा औकाफ वक्फ की ज़मीन थी, वो कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं थी, और वो मस्जिद तकरीबन 300 से ऊपर थी, और ये मसाजिद से वो मस्जिद बहुत दूर थी। अब लाकर वो दोनों मसाजिद को मिला दिए, सेक्रेटेरिएट के बाहर बना दिए, और आपको एक ये बोलने लगा दिए। तो आप देखिए, गौर करिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जवाब दिए, रिपोर्टर ये पूछ रहा है कि आप कैसा 100% गारंटी दे सकते। आप बोले कि बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर होना, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से आपका ये स्टैंड है कि मस्जिद उसी मुकाम पर होना, और सेक्रेटेरिएट की मस्जिद उसी मुकाम पर नहीं है, आप क्यों खामोश बैठ रहे हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत ही एक चालाक आदमी जैसा बयान देता वैसा बयान दिए। एक बुजुर्ग मुफ्ती आपके बाजुक बैठे हुए हैं, उनको बताकर ये बोल रहे हैं कि जब इतनी बड़ी शख्सियत मेरे बाजुक बैठी हुई उन्हें एतराज़ नहीं कर रही, तो आप कैसा एतराज़ करते बोल के रिपोर्टर को पूछ रहे हैं। आप बताइए, जो बुजुर्ग शख्सियत बाजुक बैठे हुए थे, क्या उन्हें रोज़ सेक्रेटेरिएट आते जाते? क्या उनको मालूम है कि बाजुक बाजुक मस्जिद नहीं थी, दूर मस्जिद थी? तो किस कदर कौम को आईना दिखाया जा रहा है। आप जब बोले कि भाई 8 मसाजिद शहीद कर दिए, हम सेक्रेटेरिएट की मस्जिद बना दे रही। आप जब बोल रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की आपकी ज़मीन 35,000 करोड़ की ज़मीन का आप केस हार गए, आपको शादी मुबारक में आपको 1 लाख रुपए मिल रही, आपको 1 लाख रुपए लोन मिल रहा, यानी किस कदर काउंटर किया जा रहा है। आप ये गौर करिए। आप अगर बोले कि भाई आलेर एनकाउंटर में 5 मुसलमानों को मार दिए, जो आर्मी गैरिसान में जो बच्चे के साथ जो बदफेली करके उसको मार दिया, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, आज की तारीख तक उसके साथ इंसाफ नहीं मिला। आप जब सवाल करेंगे कि भाई किशनबाग में जो पुलिस फायरिंग में 4 मासूम लोग मर गए थे, उसका आज तक कमीशन की रिपोर्ट टेबल नहीं की गई, उनके साथ इंसाफ नहीं मिला, तो फिर आपके मुखालिफिन ये बोलते आके, अरे भाई 8 साल से अमन है ना, कर्फ्यू नहीं हुआ ना, कर्फ्यू नहीं हुआ ना। अरे आज पूरा तबका पढ़ा लिखा है। पहले ज़माने में जो कर्फ्यू होती थी, जो फिसाद होते थे, वो एक अलग नवीयत थी। आज हिंदू भी पढ़ा हुआ है, मुसलमान भी पढ़ा लिखा है। आज के दौर में कोई हैदराबाद के आवाम नहीं चाह रही कि कोई फिसाद होना, इसलिए फिसाद नहीं हो रहा। अब इसका क्रेडिट भी आप अगर हुकूमत को देंगे तो फिर मैं नहीं समझ सकता। तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि किस कदर आवाम के जहनों को खेला जा रहा है मुसलमानों के। आज जो है 50 से ज़ायद ऐसे सीट है तेलंगाना के, 50 से ज़ायद ऐसे सीट है तेलंगाना के जो जहाँ पर, क्योंकि 3 पार्टी ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो रहा तेलंगाना में, राव, रेड्डी, अन्ना, अप्पू, क्या क्या की नामा है उन लोगों के, ये सबका इलेक्शन हो रहा। तो जो मुसलमानों के वोट है 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज हमारा मौकूफ़ दूल्हे भाई का मौकूफ़ है, और हमारे दूल्हे भाई को कमज़ोर कर दे रही, ले जाके अपने चिच्चा के कदमों में डाल दे रही। इनके चिच्चा बदलते रहते, पहले इनके चिच्चा पीवी नरसिम्हा राव थे, परसुम जो है इनके चिच्चा केसीआर बन गए, चिच्चा बदल रही। आप समझे ना मेरी बात को। एक ज़माना था कि
पीवी नरसिम्हा राव के भतीजे थे और आज जो है केसीआर को चिच्चा बना लिए। तो किस कदर मुसलमानों के साथ गुमराही की जा रही है, आपका मौक़िफ़ क्या है? आज आप बादशाहगर के मौक़िफ़ में हैं। मुसलमान जिसको वोट दिया, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5000 मुसलमान वोट जिसको मिले उन्हें सिकंदर। अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट दिए तो कांग्रेस का एमएलए जीतता। अगर मुसलमान टीआरएस के कल के दिन, कल सुबह में निज़ामबाद में, मैं और 2 इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। रिसेंटली जो है मख्ते की एक मस्जिद से एक बेचारे इमाम साहब खैरताबाद के एमएलए को ललकारे कि ख़ब्रस्तान की ज़मीन का जो वादा हुआ, जो ख़ब्रस्तान को ज़मीन देने का, वो कई लोगों को नहीं मालूम वो ज़मीन का क्या किस्सा है। 15 करोड़ की ज़मीन है वो। कितने की? 15 करोड़ की ज़मीन है वो। जो मुसलमानों के ख़ब्रस्तान की ज़मीन है वो आपको दे रहे नहीं। अब आप बताइए कि एक अदना आदमी इमाम, आज उसके ऊपर इतना प्रेशर है बेचारे पे, बयान बदलो बोलकर आपके ही लोगों को, मुसलमानों को लाके उसके सामने ठहरा दे रही। कोई ख़ब्रस्तान बचाओ तहरीक बोल के आ जा रहा, कोई कुछ बोल के आ जा रहा, कोई मुस्लिम एक्शन कमेटी बोल के आ जा रहा। वो बेचारे जो है बयान दिए जब अपने जुमे का खुतबा सुना रहे थे कि खुतबे का मायने क्या है कि हालात पे बयान करो, ये नहीं है कि रट्टा मार लेके आ जाओ। जो दारुसलाम से निकल रहा वो बयान करो, जो सीएम केसीआर बोल रहा वो बयान करो। यहाँ कोई बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है। तो जो इमाम, जो भी मौज़न या जो भी इंसान जो खुतबा बोलता है जुमे का, उसकी खतीब, उसकी जिम्मेदारी होती है कि हालात भी बयान करना, उन्हें मुसलमानों को राह बताना जीने का। तो वो बेचारे बोले कि वो एमएलए को हम वोट नहीं देंगे अगर वो ख़ब्रस्तान नहीं मिलेगा। तो आपकी कितनी ताकत है मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए। जैसा ही वो स्टेटमेंट वायरल हुआ, एमएलए साहब का पैंट गीला हो गया। 5 साल तक खैरताबाद एमएलए मुसलमानों को नहीं पूछे, अचानक रातें रात नींद में से उठ के एक वीडियो वायरल करे कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन से और एमआरओ से, तहसीलदार से बात कर रही, कल हम जो है जॉइंट इंस्पेक्शन कर लेंगे, परसों ख़ब्रस्तान हैंडओवर कर देंगे बोल के भी 15 दिन हो गया। 2 जुमे चले गए। मैं जिस वक़्त वो बेचारे इमाम साहब बयान दिए, मैं परेशान हो गया। मैं बोला कि 15 करोड़ की ज़मीन के लिए एक शख्स उठ के ठहर गया, ये आपकी ताकत है। अब इसका रद्द और एक क्या हुआ, कल निज़ामबाद में पूरे उलमा, मशाइखीन, मुफ्तियान कराम, बड़े बड़े मुसलमानों के जो यानी काबिल क़दर है, पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट के पूरे निज़ामबाद में जमा होकर पूरे मिल के निज़ामबाद में अगर जो भी पार्टी मुसलमान को टिकट देगी हम एनमास उसको वोट देंगे। ये कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। हमारे तेलंगाना के मुसलमान ऐसा एक जगह होकर ऐसे फैसले नहीं करे। अब ये निज़ामबाद में कल फैसला किया गया। कल मैं पूरा वो वीडियो देखा, पूरे बड़े बड़े शख्सियतें बैठे हुए, निज़ामबाद की ऐसी खद्दावर शख्सियतें बैठी हुई है वो मीटिंग में जो कभी किसी सियासी मामले में अमल दखल नहीं करते। लेकिन कल जो है एक शादी खाने में मीटिंग हुई, तकरीबन 500-600 लोग थे। सूर्यापेट में कुछ दिन पहले मीटिंग हुई, बड़ा मजमा आया मुसलमानों का, 10,000 जमीयतुल उलमा के बैनर पे। तो आज जो है तेलंगाना का मुसलमान जाग गया है। अगर केसीआर साहब की ये गलतफहमी है कि मैं 1 लाख रुपए लोन दे रहा हूँ, 8 साल से नहीं दिए, अब भीख का चिप्पा हाथ में दे रहा हूँ मुसलमानों के, मैं रिजर्वेशन नहीं दिया, मैं वक्फ बोर्ड के जायदादों को 35,000 करोड़ की ज़मीन खा गया और मुसलमानों को 1 लाख दे दूंगा तो वोट देंगे। मोहतरम केसीआर साहब, आप जो है ये अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए। अब कुछ गलतफहमी इनको भी है। हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो है पार्लियामेंट में तकरीर करे बेचारे, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में तकरीर करके ये बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस के जो आला यानी अब जो यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना है, उनसे जब मुलाकात हुई मेरी कुछ दिन पहले, कई लोग बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस के कायदीन आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं, आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं। मैं एहतियात करता हूँ ऐसा लोगों से मिलने का, कहीं जाना, दरबारों में पेश होना। अपन छोटे मोटे आदमी हैं, क्यों जाना भाई किसी के पास।
बहरहाल एक दावत में मुलाकात हुई तो वो बोले कि भाई पूरा हम लोग जो है मोदी को अगर हराना है तो कांग्रेस को तेलंगाना में वोट देना है। मैं उनको पूछा कि मोहतरम 5 पॉइंट ऐसे बताइए कि तेलंगाना का मुसलमान कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहिए। 5 पॉइंट बताइए आप कि हमारे मस्जिदां शहीद हो गए, कभी गांधी भवन से आवाज़ नहीं आई। हमारे मुसलमानों का इनकाउंटर हो गया, कभी गांधी भवन से आवाज़ नहीं आई। हमको लोन नहीं मिला, SC ST BC के लिए आप एहतजाज करें। मामूली सी एक होमगार्ड, कोई दलित का होमगार्ड मर गया, आप स्पॉट पे जाके 2 लाख रुपए दिए। हमारा अब्दुल खदीर मर गया, लेके जाके पुलिस वाले टार्चर कर दिए, कभी कोई कांग्रेस का लीडर नहीं आया, गांधी भवन से आवाज़ नहीं आई। तो ये 8 साल से जो क्रिमिनल साइलेंस ऑफ अपोजिशन था, उसके लिए हम क्या करना बताइए आप। अब लोग सवाल करते कि भाई आप बोल रहे हैं कांग्रेस को भी नहीं देना, TRS को भी नहीं देना, तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा, अब क्या हम BJP को वोट देना। अरे भाई कब तक, कभी हम इनके कदमों में फुटबॉल तो कभी उनके कदमों में। हर डिस्ट्रिक्ट में ये 50 डिस्ट्रिक्ट का है ना, मुसलमान डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट से ये तैयार करो। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मजीदुल्लाह खां फरहत, एक अमजदुल्लाह खां बनाओ। अभी वक्त है। कल निज़ामबाद की जो मीटिंग हुई, बड़ी खुशी हुई। एक मुसलमान को तैयार करे हैं वहाँ पर, मैं बाद में नाम लूँगा। निज़ामबाद में जो मीटिंग हुई, ऐसा तैयार करो। भैंसे में तैयार करो, निर्मल में तैयार करो, आदिलाबाद में तैयार करो, खम्मम में तैयार करो। कब तक इनको उनको दूल्हे भाई मानते, कब तक इनको उनको चिच्चा भतीजे मानते। आप खुद तैयार हो, आप खुद दूल्हे बनो। पढ़े लिखे नौजवान आगे आओ, पढ़े लिखे नौजवान आगे आओ, सियासत में हिस्सा लियो, इलेक्शन लड़ो। जब तक आप पार्लियामेंट असेंबली में नहीं जाएंगे, आपका मसला कोई उठाने वाला नहीं है। कोई राव आपका मसला नहीं उठाने वाला, कोई रेड्डी नहीं उठाने वाला। आपको अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग समझे कि भाई ये लोग करेंगे, लेकिन वही 7 सीट पे फिर से महदूद हो गए। एक रिपोर्टर जो है असदुद्दीन ओवैसी से मैं साथ गुजर रहा था तो उनसे बात कर रहे थे, स्पीकर फ़ोन पे बात कर रहे थे कि साहब आप जो है 7 सीट से आगे बढ़ने का कुछ आपका इरादा है। तो वो क्लियरली बोल दिए कि हम 7 सीट से आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। अब खैर वो टीवी चैनलों पे आ रही, कहीं तकरीरा हो रही कि हम 15 सीट लड़ेंगे, 25 सीट लड़ेंगे। वो लोग 7 सीट से आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। ये KCR साहब को भी मानना चाहिए आपको कि KCR साहब जो है ऐसा डरा के रखे हुए है ये दोनों भाइयों को कि डंडा बताते ही खामोश बैठ जा रही। खोलूं रिकॉर्ड तुम्हारा, पूछ रही वक्फ बोर्ड का, तुम्हारा कैसा खोलूं क्या, खामोश बैठ जा रही। तो बहरहाल आने वाले जो इंतखाबात है उस पर मैं गुफ्तगू कर रहा था कि आप जो है बल में बल, अपना बल, किसी का बल नहीं, कोई बैगन का बाल नहीं, बल में बल, अपना बल। आप मर्द बनो, आप आगे आओ। पढ़े लिखे नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि हार जीत अल्लाह के हाथ है। डिवीजन ऑफ मेजॉरिटी वोट में आप MLA बन सकते हैं। 50 डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ मैं, 1 नहीं 2 नहीं, अगर 10 भी अगर मुसलमान MLA असेंबली में चले गए तो ना KCR की चलेंगी ना रेवंत रेड्डी की चलेंगी। हमारा 1 उनके 20 पे भारी, हमारे 10 उनके 200 पे भारी। तो बहरहाल अब रही बात हैदराबाद के इलेक्शन की। हैदराबाद के 7 सीट है मेरे भाई। 5 साल आप लगा कोसते ना कि मजलिस ये काम नहीं करी, मजलिस वो काम नहीं करी, असदुद्दीन ओवैसी ये काम नहीं करे, अहमद पाशा कादरी वो काम नहीं करा, मुमताज़ अहमद खान वो काम नहीं करे, कौसर मोहिउद्दीन ये काम नहीं करा, जाफ़र हुसैन मेराज ये काम नहीं करा। ठीक है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आओ आगे आओ, निकलो घरों से। इनकलाब घर में एयर कंडीशन में बैठने से नहीं होता, इनकलाब सोशल मीडिया पे नहीं आता, इनकलाब चबूतरा पॉलिटिक्स से नहीं होता। सबको आगे आना चाहिए, आगे बढ़िए आप लोग। मैं पढ़े लिखे इन 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है, जो भी तहरीक का उम्मीदवार बनना चाह रहा है, चाहे वो कारवान, आसिफ नामपल्ली, बहादुरपुरा, चार मीनार, चंद्रायन गुट्टा, याकुतपुरा, मलकपेट, गोशा महल, आओ अभी वक्त है। 3 महीने में होता है इलेक्शन नहीं मालूम, 6 महीने में होता है इलेक्शन नहीं मालूम। तैयारी करो यार, आगे बढ़ो, हिम्मत करो। 5 साल कोसा कोसने से बेहतर, 5 साल बेवा का रोना रोने से बेहतर इंतखाबात में हिस्सा लो आप लोग।
और जो सरमाएदार लोग हैं, इलेक्शन जो है ये पैसे से लड़ा जाता है। सरमाएदार लोग जो है हैदराबाद में दावतों में मिलते मेरे को, बोलते कि भाई असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट बन गए, अकबर ओवैसी घर से नहीं निकल रही, एक एक साल जाके लंदन में रह जा रही। अरे वक्त आया ना, अल्लाह ताला आपको दौलत दिया है, आप लोग पैसे लगाओ, आपके बस्तियों में निकालो पढ़े लिखे कैंडिडेटों को, आप कौन सी भी पार्टी से लड़ाओ। अगर आप एमबीटी से लड़ाना चाह रही, मजलिस बचाओ तहरीक के दरवाजे खुले उन नौजवानों के लिए। मैं सदर मोहतरम से हम इजाज़त लेकर आपको उम्मीदवार बनाएंगे। हम आओ, कल से काम चालू करो। कल फजर की नमाज़ पढ़ के एक मस्जिद में, देखिए इलेक्शन में ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं होते। आप अगर 5 टाइम की नमाज़ 5 मस्जिदों में पढ़ लिए, वहाँ पर लोग अगर आपको मिले, आप अपना अगर एजेंडा उनके सामने रखेंगे कि भाई आज शहर के क्या हालत है बताइए, आप एक एक डिपार्टमेंट का आप देखते जाइए, एक एक डिपार्टमेंट का आप देखते जाइए। पुलिस डिपार्टमेंट, भाई आपके टैक्स मनी से आप जो टैक्स पेमेंट कर रही, बेहतरीन आलीशान नाके बन गए, बेहतरीन आलीशान गाड़ियाँ मिल गए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिस्टम है बताइए। लॉ एंड ऑर्डर जो है पिछले 25 साल में नहीं गिरा था, ये साल में गिर गया। कितने मर्डर्स हो रहे हैं आप बताइए। हैदराबाद सिटी हैज़ बिकम द कैपिटल फॉर मर्डर, ड्रग्स एंड ये जो सूदखोरों का अड्डा बन गया है हैदराबाद। मेरे पास कई ख़वातीन आते प्रजा दरबार में आकर, साहब अकेले में बात करना है, हम हमारे दीवान खाने में बिठाकर बात करते उनसे, ज़ारो ख़तार रो नहीं, अच्छे अच्छे घरों के। बच्ची की शादी थी, मैं किसी महल्ले में सूदखार से पैसे ली साहब, 1 लाख रुपए ली, हर महीना 8,000 रुपये बन रही हूँ, 3 साल से पैसे बन रही हूँ, जब तक वो 1 लाख रुपए ले जाकर नहीं देती मैं वो 8,000 रुपये बनना है। परसों ईदी बाजार से 2 अम्मा बेटी आए, 3 साल से पैसे बन रहे, कहते 8,000 और 5,000, लेकिन वो पैसे फिट रहे नहीं। हमारे घर पे जुल्म हो जा रहा, घर के दरवाजे मार दे रहे, आखिरी में आके सूदखारा हमारे घर को लाख डाल दे के चले गए साहब। 6 दिन से हम दरगाह में सो रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो लोग। आप बताइए सूदखारों का शहर में कितना जुल्म है। ड्रग्स, आज से तकरीबन 4 साल पहले मैं समझता हूँ कि 2018 में मजीदुल्लाह खान साहब फ़रत एक तकरीर करे थे ये ड्रग्स के ऊपर, तो मैं बोला भाई अपने हैदराबाद में ये तकरीर कहीं को कर रही। हम मुंबई जाते थे, हम कलकत्ता जाते, वहाँ देखते थे ड्रग्स के केसेस हो रही, बच्चे बच्चे नशा कर रही, लेकिन वो जो 4 साल पुरानी पेशन गोई थी, आज हकीकत बदल गई। आज आप देखें तो मालूम होगा गली गली जो है वो वाइटनर के बच्चे नशा कर रही, वो पेट्रोल डाल के रुई में पेट्रोल का नशा कर रही, गांजा, अफीम, चरस, नींद के गोलियां तो आम हो गए, आम खास हो गए। एक रेप केस का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि एक लड़की का रेप हुआ, तो वो मजलूम को मैं मदद कर रहा था। तो जब पता चला कि ये लड़की को, हम जब सीसीटीवी कैमरा देखे तो एक ओयो होटल में ले जाकर 3 लड़के वो लड़की का रेप करे, तो लड़की अच्छा चलते जा रही। तो मैं बोला भाई ये रेप कैसा हुआ, ये तो कुछ मिला जुला मामला दिख रहा। शायद हो सकता है कि लड़की खुद अपनी खुदी से गई, बाद में उन बच्चों को ब्लैकमेल कर रही होगी। तो हम मजीद इन्वेस्टिगेशन करें वो पुलिस ऑफिसर के साथ में। तो जब पता चला कि ये लड़की को पकड़ के कुछ इंजेक्शन दे दिए, वो इंजेक्शन देने के बाद में 48 आवर्स तक वो लड़की जो है अपने में नहीं है, उन्हें उसके साथ क्या हो रहा उसको नहीं मालूम, उन्हें चल रही उसको शऊर नहीं है, उन्हें बैठ रही उसको शऊर नहीं है। तो जब ये लड़कों को ये इंजेक्शन कौन दिया, उसको लाए पकड़ के, कहीं दिलसू नगर का एक लड़का था, उसको ला के जब मारे तो जिस एरिया में जो लड़के जहाँ रेप हुआ उसके फ़ोन की डायरी से 60-70 बच्चों के नाम निकले जो डेली ये इंजेक्शन ले रही है। मैं हैरत करा, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मेरे को जब बताए कि साहब ये एरिया में इन्हें डेली 60-70 इंजेक्शन डेली सप्लाई कर रहा है इन्हें, तो मैं हैरत करा। तो पुलिस वाले बोले कि साहब अपन लोगों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, रोज़ एक एक माँ बाप को, उनके कॉन्टैक्ट्स को हम घरों पे जवानों को भिजा के बुला के घर यानी पुलिस स्टेशन से बाहर बिठा के उनकी काउंसलिंग करे और उनको बताए कि देखिए आपका लड़का ये इंजेक्शन ले रहा रोज़। तो माँ बाप परेशान हो गए, बास माँ बाप गुस्से में आ गए, हमसे बहस करने लगे, बास माँ बाप जो है नाराज़ हुए कि आप हमको ऐसा बोल रही। हम एविडेंस दिए,
ये लड़का जो इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था उसको सामने रख के बताए तू ये बच्चे को दे रहा, तो उन्हें बोला हाँ ये बच्चे को दे रहा हूँ, हफ्ते में 1 इंजेक्शन दे रहा हूँ, कोई बोला रोज आके ले रहा, कोई बोला अल्टरनेट आके ले रहा। तो आज जो है ड्रग्स का अड्डा बन गया पुराना शहर। और ख़ास तौर पर बुरा मत मानिए अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मर्डर्स सबसे ज़्यादा किसके हुए साहब? मुसलमानों के हुए। मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान। एक मर्डर को पकड़ के चलिए आप, खाली एक मर्डर, वो रज़ा शूटर के बेटे का एक मर्डर हुआ था ईदी बाज़ार में। वो मर्डर क्या था? एवेंज मर्डर, यानी बदले का मर्डर। यानी इससे पहले एक मर्डर, अब ये मर्डर। वो एक मर्डर में 11 मर्डर हो गए। कितने? 11 मर्डर। जो एक MIM की ऑफिस में भी एक मर्डर हुआ, उसका ही कनेक्शन का मर्डर है वो। यानी नौजवानों में मरने वाले 20 से 30 साल, मारने वाले भी 20 से 30 साल। ठीक है, हम पुलिस को कोसते भाई पुलिस वाले सही लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बताइए आप? हमारे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं तो हमारे माँ बाप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे 2 बजे रात से पहले घर को नहीं आ रहे हैं तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है गलत सोबतों में फिर रहे हैं। भाई पहला ज़माना ऐसा था कि 9 बजे के बाद में अगर कोई नौजवान बच्चा मोहल्ले में फिरता तो माँ बाप के साथ साथ मोहल्ले वालों की भी जिम्मेदारी होती थी। क्यों बेटे आप क्यों फिर रहे हैं? मैं कल आपके वालिद से बात करूं क्या? बोलते बच्चा डर के घर को भाग जाता था। तो ये डर खौफ हमारे माशरे से चले गया। हमारी जिम्मेदारी जो है ये माशरे से हम नहीं अपना रहे। हम आप बतलाइए, आप लोग आज इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके महलों में बच्चे रातों में फिरे तो कौन जाके उनकी काउंसलिंग कर रहा बताइए? ना कोई मस्जिद का पेश इमाम कर रहा, ना कोई कमेटी का सदर कर रहा, ना कोई तंजीम कर रही। तंजीमा अपने चंदों में मसरूफ़ है, माँ बाप अपने परेशानियों में मसरूफ़ है। बच्चे बिल्कुल कितने ख़तल हुए बताइए आप। पिछले 8 साल में जो TRS की गवर्नमेंट, जो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, कम से कम मैं समझता हूँ खाली साउथ जोन, साउथ ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन में कितने मर्डर्स हुए बताइए आप। अब रोज़ आता है सोशल मीडिया पे, एक इंस्पेक्टर साहब निकलते, एक यूट्यूबर को साथ ले लेते, ए मैं बोला जी तू कहाँ फिर रहा, बोल तू कहाँ फिर रहा, चलो एक वीडियो आ जाता उसका, जाके सर्कल साहब सो जाते, ख़त्म, अपनी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। एक रॉडी शीटर के घर पे जाते, उसका चेकिंग करके वीडियो बनाते, एक DCP साहब आते नाके को, एक 4 को ठहराते। कौन? वो जो लड़ना झगड़ना छोड़ दिया, जो 12 साल पहले कोई केस करा, उसकी रॉडी शीट बर्खास्त कराने उसको ला के सामने जलील करते आवाम के सामने। उसके घर में बच्चियाँ आए, उन्हें छोड़ दिया, पुराना रॉडी शीटर है, क्या गलती हो गई कि कुछ एक आध केस कर दिया उन्हें, उसको आप सुधारने का मौका नहीं दे रही। उसको ला के सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस डाल रहे हैं आप। DCP साहब बात करके बड़ी हैरत हुई। बेचारे एक हमारे आसिफ नगर के कोई एक लड़का है, 12 साल पुराना कोई केस है, उसको परसों अचानक उसको उठा के लाके DCP के सामने पेश कर दिए। पूरे सोशल मीडिया पे उन्हें मेरे सामने कोर्ट में मिलके रो रहा था, साहब मेरी बच्ची का रस्म था, पयाम था, वो मेरा वीडियो आने से जो है मैं छोड़ दिया साहब, गलती से 12 साल पहले केस हुआ था मेरे से, लेकिन ये रॉडी शीटर बोल के लाके मेरे साथ ऐसी हरकत करे। जो एक्चुअल जो रॉडी शीटर है उसको नहीं कर रही, जो सियासी रॉडियाँ हैं। कल एक कत्ल हुआ, आप लोगों को मालूम होगा, आज के अखबारात में आप लोग देखे सोशल मीडिया पे, एक मोहम्मद रिजवान नामी होमगार्ड है बेचारा। पहले होमगार्ड था, उन्हें ओल्ड मलकपेट में 18 महीने पहले उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ, जेरे इलाज था, ऑपरेशन गलत हो गया उसका, और एक ऑपरेशन करवाना था उसका। तो वो कुछ ज़मीन की कुछ डीलिंग थी। कोई MLA है एक, मैं बाद में नाम बोलूँगा उनका, MLA की फैमिली इन्वॉल्व है उसके अंदर, उनका भांजा, उनका भाई। ये बेचारे होमगार्ड को उठाए, जैसा फिल्मों में हम बिहार में देखते थे, उत्तर प्रदेश में देखते, संतोष नगर से रीडान कैफ़े से उसको उठा के लेके उसको गए। तकरीबन मैं समझता हूँ 6 अगस्त के दिन उसको उठा कर लेके गए, 7, 8, 9 के दिन उसको 3 दिन तक रख के मारे। उसको डेट ज़रा कन्फ्यूजन है, बहरहाल उसको उठा कर लेके जाके मार के उसके बाप को बुला के डरा के उससे 2 लाख रुपए ले लिए और उसको छोड़ दिए अधमरा हालत में। उन्हें आने के बाद में पहले उस्मानिया में एडमिट हुआ, बाद में अवेसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, कल मर गया उन्हें। कल वो बेचारा मरने के बाद में 2 घंटे के बाद में मैं पुलिस स्टेशन गया, IS सदन, 2 घंटे तक इंस्पेक्टर साहब लापता है, SI साहब को मालूम ही नहीं उन्हें मर गया। सो खैर बहरहाल जाने के बाद में हंगामा हुआ। फिर हमारे DCP ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन आए, उसकी तहकीकात हो रही, 6 कुछ जनों को गिरफ्तार करे, कोई MLA साहब के भांजे को लाए,
वो एमएलए साहब के भाई को भी ला रही, कहते हैं उनका भी इन्वेस्टिगेशन। यकीनन हमारे कमिश्नर साहब बहुत सख्त है, मुझे उन पर भरोसा है, क्योंकि जो बावजीर का मर्डर हुआ उसमें भी आप देखिए, अरे उन्हें अल्लाह ऐलान चीखा मार रहा बेचारा, होम मिनिस्टर से फ़ोन कर रहा, अरे उसको बेचारे को एक दो जनों को लाके अगर पुलिस वाले काउंसलिंग करते तो उसका कत्ल नहीं होता, वो बेचारा बच जाता था उन्हें। तो पुलिसिंग का जो बता रहा हूँ मैं आपको कि ये हो गया। आप गौर करिए कि भाई शहर में इतने मर्डर्स क्यों हो रही, इतनी लॉलेसनेस क्यों हो रही, उसकी मेन वजह आज तक किसी को नहीं मालूम। ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हो रही, यानी हर एमएलए अपने को सल्यूट करने वाले को सर्कल और एसीपी दला ले रहा। आप थोड़े वीडियोस देखे होंगे, हमारे चार मीनार एमएलए मुमताज़ अहमद खान के घर पे जाके एक एसीपी 3 सर्कला मिल रही, वो गाना आ रहा, सिंगम का गाना लगा के डाल रही कि एमएलए से आके पुलिस वाले मिल रही। जाफर हुसैन मेराज से 3 इंस्पेक्टर और एक एसीपी, एक एडिशनल डीसीपी जाके उनके घर पे मिल रही। तो आयन इलेक्शन के सामने ये पुलिस वाले जाके एमएलए को सलूटा मार रही, मिल रहे। ठीक है, मिलो, बहुत अच्छी बात है, एमएलए है, उसका आप आदर करो, आप उससे मिलो, उसको पुलिस स्टेशन बुलाओ, एमएलए को बुके दियो, आप जाके मिलो। लेकिन जिस अंदाज से एमएलए के घर पे जाके पुलिस वाले मिल रहे, उससे अवाम में गलत इमेज जा रहा। ये जो एमएलए के, अब भाई मजलिस का एमएलए, उसको तो गुंडों की, बदमाशों की पोलिंग में ज़रूरत पड़ती। नामपल्ली का कल से रोज़ फ़ोन आ रही मेरे को, जब से ये केस हम डिटेक्ट करे, कोई खरबूजा गैंग का थे पता नहीं। अरे मैं जाके वहाँ पर देखा कि ये होमगार्ड को कहाँ रख के मारे भाई, 3 दिन रख के मारे उसको, भुक्का प्यासा। उनके बाबा के साथ गया तो बेचारे बताए नामपल्ली पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूर पे है वो घर जहाँ पर रख के मारे। अब आप नामपल्ली इंस्पेक्टर के भी वीडियोस देखे होंगे, हुमायूं नगर के भी इंस्पेक्टर के वीडियोस देखे होंगे, हबीब नगर के भी वीडियोस देखे होंगे। डीसीपी साहब थोड़े दिन पहले रौडियों को काउंसलिंग करे। ये तमाम लोग जितने भी ये जो मोहम्मद रिजवान के कत्ल में मुलविस है, मेरे पास आज सोशल मीडिया पे फोटोस आए कि ये तिरंगा रैली में जनाबे सदर को, एमपी साहब को गुलपोशियाँ कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े धबड़े, बड़े बड़े हारा बना के इन लगा गुलपोशियाँ कर रही हैं। अब आप बताओ सियासी कातिलों को पुलिस कैसा लड़ेंगी। सर्कल साहब जो है एमएलए के अपॉइंटी है, अब उन्हें वो पार्टी का जमात का रौडी है, क्या पुलिस वाले उसके खिलाफ में एक्शन लेते? क्या बताइए आप मेरे को, नहीं ले सकते। बावजीर के कत्ल में भी कौन गिरफ्तार होए, आज गिरफ्तार होए कल बाहर आ जाते, केस ख़त्म हो जाता। कौन फॉलो कर रहे हैं केसेस को, बताओ आप। तो शहर का ये है। अफीम गांजे का तो आपको सुनाया मैं, और एक ये जब से हमारा प्रजा दरबार चालू हुआ, आप सुन के हैरत करेंगे, यानी हर घर में, मैं बड़े अफसोस के साथ, बड़ी तकलीफ़ के साथ ये बात कह रहा हूँ, बड़े अफसोस के साथ, बड़े तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ कि हमारे दरमियान में इतने ज़्यादा जाहिलत और इख्तलाफात हो गए हैं। हर घर में एक जवान बच्ची बेवा बैठी हुई है, जवान बच्ची है, 20 साल 30 साल। हमारे पास प्रजा दरबार में एक सब्जेक्ट है यंग विडो, यानी 3 किस्म के केसेस है। एक जिनको तलाक हो गया, मासूम बच्चे हैं, कोई देखने वाला नहीं है उसको, कोई तंजीम नहीं है पुरसाने हाल उसकी, भूखी प्यासी फाखे गुजार रहे हैं वो लोग। आप आओ, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे घर के चबूतरे पे 2 दिन बैठ के देखो कैसे केसेस आ रहे हैं। रात के 2-2 बजे तक बैठ के जवान बच्चियां रो रहे हैं वहाँ पर, दूध को पैसे नहीं है साहब बच्चों के, हमारा शौहर हमारे को छोड़ दिया, तलाकशुदा खुला हो गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। हर घर में तकरीबन अल्टरनेट घर में ऐसे केसेस है, ना तलाक दे रहे ना खुला दे रहे, उसको अटका के लटका दिया उसको। 3-3 बच्चे, ये हस्बैंड जाके दूसरी शादी कर लिया, उन्हें अपनी जगह आराम से रह रहा, उन्हें मस्त है, उन्हें सऊदी में एक शादी कर लेके। ये जाहिलत इतनी बढ़ गई हमारे पास। कई केसेस में हम उनके हस्बैंड को फ़ोन करके पूछते, अरे भाई 3 साल हो गया, तू ना खुला दे रहा ना कुछ दे रहा, क्यों नहीं पेपरों पे साइन कर रहा खुला के, क्यों नहीं तलाक के पेपरों पे साइन करता? नहीं, मैं उसको बताता हूँ, अब बताता हूँ उसका मैं। अरे ये क्या जाहिलत है साहब, आप बताइए। हमारी सियासी जमात, जब आप बोलते ना भाई आपके मिल्लत इस्लामिया की जमात है, क्या दारुस्सलाम में एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर होना नहीं होना, बताइए आप। हर जमात में तबलीगी जमात है, तामीर मिल्लत है, जमात इस्लामी है, कोई जमात के पार्टी हेडक्वार्टर में क्या फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, बताओ आप मेरे को। अगर 10 आदमी बस्ती के हो जाके उसके घर पे अगर बैठ गए तो बच्ची के साथ इंसाफ होता है या नहीं होता, बताओ। शर्मिंदगी होती मेरे को कभी भी। कभी इत्तेफाक से वो सीसीएस में हम साइबर सेल को जाते, कभी इत्तेफाक से साइबर सेल का ऑफिस अंदर है, वुमेन पुलिस स्टेशन बाहर है। एनी टाइम मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कल जाओ सुबह में आप लोग
200 से 300 बुरखे आप देखेंगे अंदर बैठे हुए, ये फैमिली काउंसिलिंग के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर, हमारा फैसला अखियार कर रही। अरे कहाँ है भाई हमारे लोग, बताओ कहाँ है उलमा मशाइखीन, कहाँ है हमारे जमाता, कहाँ है बताओ। सामने सलीम सेठ बैठे हुए, कितने केसेस हम उनको देते, जाके बेचारे घरों पे बैठ के तस्वीर करके आ रही, छोटे छोटे मसलों पर लड़ ले रहे मियाँ बीवी। और सबसे बड़ा मैं बोल रहा हूँ कि हर घर में पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, MA B.Ed करे हुए पढ़े लिखे बच्चियाँ हैं, शौहर उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, ना तलाक दे रहा, ना खुला दे रहा, ना बच्चों को देख रहा, ना कुछ देख रहा। 5 साल हमारे मुस्तफ़ा महमूद साहब मेरे स्टेज पे बैठे हुए, इनके एक दोस्त की लड़की, याद है क्या नाम है आपको, सऊदी इसके जो है सो आपके दोस्त, 7 साल हो गया बेचारे, ज़ारो खतार बाप रो रहा था, माँ रो रही थी, जवान बच्ची है साहब, 7 साल हो गया मेरी बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मेरे को, मेरी लड़की को 4 लड़कियां हैं साहब, कुछ इंसाफ दिलाओ मेरे को, दूसरी शादी कर लिया, ना तलाक दे रहा, ना खुला दे रहा, हराम का बोल के। घुटने बैठ गए, डायबिटिक हो गए, थायराइड हो गया, मेरे को टीबी हो गया मेरी बीबी को, मैं आउट के वो हो गया मेरी एकलौती एक बेटी के साथ। अब बतलाओ तो आपके घरों पे अल्लाह का अजाब नहीं आएगा क्या? बताओ, ऐसी हरकतें करेंगे तो आप, ऐसी नाइंसाफ़ी को देख के अगर आप खामोश बैठेंगे तो क्या आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होंगी नहीं होंगी? बताओ। तो आज माशरे को सुधारना चाहिए। सियासी जमात गैर सियासी जमात कुछ नहीं, हर सियासी दफ्तर में, हर गैर सियासी दफ्तर में एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर की ज़रूरत है। अपने महल्ले में, हर मस्जिद में एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर को क़ायम करो। मैं अपील कर रहा हूँ आप लोगों से, आज ये जो मसला है नौजवान बच्चियों के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, तुम्हारी कौम को कैंसर बन गया है, तुमको दीमक बन गया है, कैंसर से बदतर बीमारी। ये नौजवान बच्चियां तुम्हारे घरों में बैठे हुए हैं, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। आप बताइए, क्या कोई ये इस गुफ्तगू, इस उन्वान पे कोई मस्जिद में खुतबा होता क्या? बताओ आप। क्या इस उन्वान पे कोई लीडर बोलता क्या? बताओ आप। मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ। एक कम से कम 500 केस है ये 3 साल की प्रजा दरबार में, 1000 दिन में हम उन बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन बच्चियों को अपने पैर पे ठहरा रहे हैं हम। अगर कोई बच्ची पढ़ी लिखी है उसको हम लैपटॉप दिला रहे हैं ताकि वो ऑनलाइन जॉब कर सके, 30-30, 40-40 हज़ार। अगर वो लड़की अनपढ़ है तो उसको हम टेलरिंग सिखा रहे हैं। अगर वो लड़की अनपढ़ है तो हम उसको जो है उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम मेहंदी डिज़ाइनिंग की, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ब्यूटिशियन का हम को उसको किट दिला रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, माफ़ करना, हम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह करवा रहा हमारे से, अल्लाह हमसे काम ले रहा है 3 साल से। हम एक छोटे सर के, कुछ नहीं, ना MLA, ना कारपोरेटर, ना कोई हमारा दफ्तर, ना कोई हमारा मेडिकल कॉलेज, ना हमारा दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक, अल्लाह ताला काम ले रहा। आपकी नीयत नहीं है, आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, आप कौम को जाहिल बना कर रखना चाह रहे हैं। आपकी नीयत नहीं है कि मुसलमान पढ़े लिखे, बड़े बड़े